लास्ट टॉपिक हमने नॉर्मेलिटी और इक्विवेलेंट मास स्टडी किया था। हमने नॉर्मेलिटी के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किए थे, क्योंकि नॉर्मेलिटी को निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने चाहिए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम किससे निकाल सकते हैं? जब हमें इक्विवेलेंट मास पता। इसलिए हमने पहले इक्विवेलेंट मास को स्टडी किया था। तो यहां पर हम इस न्यूमेरिकल में क्या देख रहे हैं? आपको बताया हुआ है 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। हमें इसकी नॉर्मेलिटी निकालनी। तो इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आपको नॉर्मेलिटी की रिलेशनशिप लेनी होगी। नॉर्मेलिटी की रिलेशनशिप क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ लीटर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। गिवन मास है 9.8 ग्राम। इसे हमें डिवाइड करना है इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 से। वॉल्यूम आपको कितना दिया हुआ है? 100 ml। लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 1000 से डिवाइड करना होगा। इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 हम कैसे निकाल सकते हैं? आपने पढ़ा था मॉलिक्यूलर मास को हम वैलेंस फैक्टर से डिवाइड करेंगे। यहां पर वैलेंस फैक्टर क्या है? एसिड के लिए वैलेंस फैक्टर होता है बेसिसिटी। तो यहां पर बेसिसिटी कितनी है? 2। तो 98/2 क्या आ रहा है आपके पास? 49। तो यहां पर हम पुट कर देते हैं। इसे सॉल्व कर रहे हैं तो ये 10 ऊपर जाएगा। 9.8 इंटू 10 98। 98/49 2। तो इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी है? 2 है। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशनशिप है, इसे हम ड्राइव करते हैं। नॉर्मेलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम कैसे निकाल सकते हैं? गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास हम कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर मास को हम किस पे डिवाइड करेंगे? वैलेंस फैक्टर से डिवाइड करेंगे। अब अगर हम इसे रीअरेंज करें तो हमें क्या मिल रहा है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। डिवीजन में हम किस चीज को डिवाइड कर रहे हैं तो वो ऊपर आ जाएगा, अपॉन वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ लीटर। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोलैरिटी को। गिवन मास अपॉन मोलर मास क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर, दैट इज मोलैरिटी। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि किसके इक्वल है? मोलैरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशनशिप होगी? नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर। अगर आपको मोलैरिटी पता है तो आप नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं, नॉर्मेलिटी पता है तो मोलैरिटी निकाल सकते हैं। बस आपको वैलेंस फैक्टर पता होना चाहिए। जैसे ऑक्जेलिक एसिड के लिए आपको दिया हुआ है 0.1 मोलर। इसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी? तो इसका वैलेंस फैक्टर पता होना चाहिए। ऑक्जेलिक एसिड की स्ट्रक्चर क्या है?
ये कितने H प्लस आयन रिलीज कर सकता है? ये 2 H प्लस आयन रिलीज कर सकता है। जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड होंगी वही H प्लस आयन की फॉर्म में रिलीज की जा सकती हैं। तो इसका जो वैलेंस फैक्टर है वो क्या है? 2। अब आप रिलेशनशिप का यूज करें, नॉर्मेलिटी क्या होगी? मोलैरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर। मोलैरिटी कितनी है? 0.1। वैलेंस फैक्टर कितना है? 2। इसका मीनिंग इसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी? 0.2 होगी। नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैरिटी को कैपिटल एम से। अगर आपको किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी दी हुई है तो उस केस में आप मोल्स, मिलीमोल्स, ग्राम इक्विवेलेंट या मिलीग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करें? मोल्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर आपको मोलैरिटी पता है तो मोल्स कैलकुलेट करने के लिए आपको मोलैरिटी को मल्टीप्लाई करना होगा वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ लीटर। मोलैरिटी का मीनिंग क्या है? नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो जो भी आपके पास वॉल्यूम दिया हुआ है वो लीटर में होना चाहिए, उसको आप मोलैरिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। मिलीमोल्स निकालने हैं तो आप मोलैरिटी को मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं तो नॉर्मेलिटी को हमें मल्टीप्लाई करना होगा वॉल्यूम इन लीटर। मिलीग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं तो हमें नॉर्मेलिटी को मल्टीप्लाई करना है वॉल्यूम इन मिलीलीटर। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हुए हम इनका यूज कर सकते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मिलीमोल्स। फर्स्ट केस 0.1 मोलर H2SO4 with volume 20 milliliter. Second case 100 milliliter of 0.2 normal H2SO4 solution. इन दोनों केस में आपको मिलीमोल्स कैलकुलेट करने। तो यहां पर अगर हम पहले केस में देखें, मोलैरिटी दी हुई है, वॉल्यूम आपको किस में चाहिए? मिलीलीटर में चाहिए, और यहां पर जो वॉल्यूम दिया हुआ वो मिलीलीटर में दिया हुआ। सॉल्व कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहे हैं? 2 मिलीमोल्स। सेकंड केस वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया हुआ है लेकिन नॉर्मेलिटी दी हुई है, तो नॉर्मेलिटी को आप किस में कन्वर्ट करेंगे? मोलैरिटी में कन्वर्ट करेंगे। नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको वैलेंस फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा। सल्फ्यूरिक एसिड के केस में वैलेंस फैक्टर कितना है? यहां पर वैलेंस फैक्टर बेसिटी है, कितने H प्लस आयन रिलीज कर सकता है? 2। तो इसकी बेसिटी 2 होगी। तो यहां पर हम नॉर्मेलिटी को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है? 0.1 इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। सॉल्व कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है 10 मिलीमोल्स। नेक्स्ट टॉपिक, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। जब हम सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो उस केस में उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर इंपैक्ट आता है, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज करने पर मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को इंक्रीज करते हैं तो उस केस में मोलैरिटी नॉर्मेलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो जब आप सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं तो उनकी कंसंट्रेशन के ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है उसको हम यहां पर स्टडी करेंगे। दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, सॉल्यूशन रिएक्ट भी कर सकते हैं और नहीं भी।
फर्स्ट केस हम कवर करने जा रहे हैं जब सॉल्यूशन रिएक्ट नहीं करते। ऐसा कब होगा? जब दोनों का नेचर सेम हो। जैसे आप एसिड और एसिड को मिक्स करें, बेस और बेस को मिक्स करें, या फिर आप डाइल्यूशन का केस लें। अगर आप इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन परफॉर्म करते हैं तो उस केस में सॉल्यूशन रिएक्ट नहीं करेंगे। सॉल्यूशन रिएक्ट नहीं करेंगे तो इसका मीनिंग क्या होगा? देखो, सॉल्वेंट हम वाटर लेते हैं, वाटर वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। इसका मीनिंग है सॉल्यूट एक दूसरे साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, कंज्यूम नहीं हो रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर मिक्सिंग must be equal to number of moles of solute after mixing। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मोलैरिटी को हम वॉल्यूम इन लीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। हम यहाँ पर मिली मोल्स भी ले सकते हैं, मीन्स आप मोलैरिटी को वॉल्यूम इन मिलीलीटर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने सॉल्यूशन 1 को मिक्स किया सॉल्यूशन 2 के साथ, आपको न्यू सॉल्यूशन मिल रहा है जिसको हम यहाँ पर सॉल्यूशन 3 बोल देते हैं। तो यहाँ पर अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स या मिली मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो इसकी मोलैरिटी को मैं इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि आपने इसका 250 ml लिया, इसका 500 ml लिया, हम किसी भी रेशियो में वॉल्यूम ले सकते हैं। ऐसे इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हो तो इसकी मोलैरिटी को इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसकी कंसंट्रेशन क्या है, उसको हम लिख रहे हैं M3, मोलैरिटी ऑफ थर्ड सॉल्यूशन। V3 क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ थर्ड सॉल्यूशन। V3 यहां पर V1 प्लस V2 है। अगर आपने इसका 250 ml लिया, इसका 500, तो V3 क्या होगा? 753। तो हम क्या कह सकते हैं? M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू M3 V3। अगर आपने 5 सॉल्यूशन को मिक्स किया तो उस केस में ये रिलेशनशिप फर्दर एक्सटेंड हो जाएगी। M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 प्लस M4 V4 M5 V5, जो फाइनल सॉल्यूशन होगा उसे हम 6 सॉल्यूशन कहेंगे, इक्वल टू M6 V6। इस रिलेशनशिप का हम तभी यूज करेंगे जब आप ऐसी चीज को मिक्स कर रहे हो जो आपस में रिएक्ट नहीं कर रही है, मींस उनका सॉल्यूट आपस में रिएक्ट नहीं कर रहा है, वो कंज्यूम नहीं हो रहा। तो यहां पर मैं मोल्स की बजाय ग्राम इक्विवेलेंट भी ले सकता हूं, तो इस रिलेशनशिप को मॉडिफाई कर देते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे? N1 V1 प्लस N2 V2 इक्वल टू N3 V3, क्योंकि आप सॉल्यूट की क्वांटिटी को मोल्स की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसका हम तब यूज करें। हंड्रेड मिलीलीटर ऑफ 0.4 मोलर H2SO4 solution mixed with 400 milliliter of 0.1 molar H2SO4 solution. Determine molarity of resultant solution.
तो यहां पर हम रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालेंगे। तो यहां पर हम यूज कर रहे हैं M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M3V3। आपने यहां पर दो सॉल्यूशन को मिक्स किया, उससे आप थर्ड सॉल्यूशन ऑब्टेन कर रहे हैं। तो M1 यहां पर कितना है 0.4, V1 कितना है 100, M2 0.1, वॉल्यूम इस केस में कितना दिया हुआ है 400, M3 हमें कैलकुलेट करना है, V3 क्या होगा V1 प्लस V2 500। इसको आप सोल्व कर लें, आपको मोलैरिटी मिल जाएगी रिजल्टेंट सॉल्यूशन की। क्लियर? नेक्स्ट केस व्हेन सॉल्यूशन रिएक्ट। जब सॉल्यूशन रिएक्ट करेंगे तब हम क्या यूज करेंगे, तब आपको ध्यान रखना है सॉल्यूट कंज्यूम होगा। तो यहां पर हम इस रिलेशनशिप का यूज नहीं कर सकते हैं M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M3V3। यहां पर आपको ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू इक्विवेलेंट कंसेप्ट, देखो मोल कंसेप्ट के लिए कंडीशन क्या होती है, रिएक्शन को बैलेंस्ड होना चाहिए। इक्विवेलेंट कंसेप्ट के लिए रिएक्शन को बैलेंस करना कोई जरूरी नहीं है। नो नीड टू बैलेंस रिएक्शन। मोल कंसेप्ट में आपको बैलेंस करना होगा। यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट रिएक्टेंट कंज्यूम्ड must be equal to number of gram equivalent of second reactant consumed। अगर 10 रिएक्टेंट है तो सभी के लिए ऐसे कह सकते हैं, अगर इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट कंज्यूम हो रहा है तो इसका भी क्या होगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही कंज्यूम होगा। प्रोडक्ट कितना बनेगा, जितने ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्टेंट के कंज्यूम हुए हैं उतने ग्राम इक्विवेलेंट प्रोडक्ट के बनेंगे। मल्टीपल प्रोडक्ट हो तो फर्स्ट इक्वल टू सेकंड इक्वल टू थर्ड, इस तरीके से हम फर्दर रिलेट कर सकते हैं। जैसे इस रिएक्शन के लिए हम देखें, हमने इसको बैलेंस कर लिख लिया, तो हम यहां पर क्या कहेंगे, जितने ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्टेंट ए के कंज्यूम हो रहे हैं उतने ग्राम इक्विवेलेंट किसके कंज्यूम होंगे, बी के कंज्यूम होंगे, और उतने ग्राम इक्विवेलेंट सी के प्रोड्यूस होंगे। रिएक्शन दो टाइप की होती है, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। जिस रिएक्शन के अंदर सभी रिएक्टेंट के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल हो, जो आपके पास अवेलेबल है, जो गिवन अमाउंट है, अगर हम उसको ग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करें तो अगर सभी रिएक्टेंट के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होंगे तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, मींस सभी रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे। अगर एक रिएक्टेंट के ग्राम इक्विवेलेंट दूसरे से ज्यादा होंगे तो उस केस में रिएक्शन इनकम्प्लीट होगी। अगर इस केस में आपको लिमिटिंग रीजन फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जिसके ग्राम इक्विवेलेंट कम होंगे वही लिमिटिंग रीजन होगा। मोल कंसेप्ट में हमने स्टडी किया था, लिमिटिंग रीजन डिसाइड करता है कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितना रिएक्टेंट का अमाउंट बचेगा। तो अगर आप इसको अप्लाई करना चाहें तो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता है एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, तो यहां पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं।
जितने ग्राम इक्विवेलेंट एसिड के कंज्यूम होंगे उतने ग्राम इक्विवेलेंट बेस के कंज्यूम होंगे। अब ग्राम इक्विवेलेंट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? नॉर्मेलिटी को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस केस में हम क्या कहेंगे? N1V1 इक्वल टू N2V2। ये एसिड के जूम कर रहे हैं और ये किसके जूम कर रहे हैं? बेस के। लेकिन ये कब एप्लीकेबल होगा? जब कंप्लीट रिएक्शन, अदरवाइज किसी ना किसी का अमाउंट बच जाएगा। ऐसे ही अगर हम रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लें, वो भी आपस में रिएक्ट करेंगे। अगर इनका सॉल्यूशन है आपके पास, तो एक के जितने ग्राम इक्विवेलेंट कंज्यूम होंगे दूसरे के भी उतने कंज्यूम होने चाहिए। तो यहां पर भी हम क्या कह सकते हैं? N1V1 इक्वल टू N2V2। ये रिलेशनशिप तभी एप्लीकेबल होगी जब रिएक्शन क्या हो? कंप्लीट हो। अगर एक का भी अमाउंट दूसरे से ज्यादा होगा तो उस केस में आपको लिमिटिंग एजेंट फाइंड आउट करना होगा। और लिमिटिंग एजेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको ध्यान रखना है, जिसके ग्राम इक्विवेलेंट कम होंगे वही क्या होगा? लिमिटिंग एजेंट होगा। नेचर ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। जब आप एसिड और बेस को मिक्स करते हैं, आपको क्या करना है? इन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने हैं। जैसे हम यहां पर इसको ले लें N1V1 और इसको N2V2। तो यहां पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सॉल्यूशन का नेचर कैसे डिटरमाइन करेंगे? अगर एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट बेस से ज्यादा है तो बेस तो सारा कंज्यूम हो जाएगा लेकिन एसिड सारा कंज्यूम नहीं होगा। इसका मीनिंग सॉल्यूशन यहां पर क्या होगा? एसिडिक होगा। पीएच क्या होगी? लेस देन 7 होगी। अगर ये इक्वल होंगे तो उस केस में जितने ग्राम इक्विवेलेंट एसिड के कंज्यूम हुए हैं उतने ग्राम इक्विवेलेंट बेस के कंज्यूम होंगे। अब सॉल्यूशन में ना तो एसिड बचा ना ही बेस। इसका मीनिंग सॉल्यूशन क्या होगा? न्यूट्रल होगा। और न्यूट्रल के लिए पीएच क्या होगी? 7 होगी। अगर हम ये ऑब्जर्व करें, बेस के ग्राम इक्विवेलेंट एसिड से ज्यादा है तो सारा का सारा एसिड कंज्यूम हो जाएगा, बेस फिर भी बच जाएगा। अगर बेस बचेगा तो सॉल्यूशन का नेचर बेसिक होगा। पीएच क्या होगी? ग्रेटर देन 7। तो ये कुछ केस है जहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं। जब भी सॉल्यूशन रिएक्ट करेंगे हमें इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का यूज करना है। इसके लिए आपको रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। जबकि मोल कंसेप्ट में आप क्या कहते हैं? 1 मोल ए कंज्यूम होगा तो 3 मोल बी कंज्यूम हो रहे हैं, 4 मोल ऑफ सी प्रोड्यूस हो रहा है अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन। इक्विवेलेंट कंसेप्ट क्या कहता है? एक रिएक्टेंट के जितने ग्राम इक्विवेलेंट कंज्यूम होंगे दूसरे के भी उतने कंज्यूम होंगे और जो प्रोडक्ट बनेगा उसके भी उतने ग्राम इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होंगे। मल्टीपल प्रोडक्ट बन रहे हैं तो अगर एक प्रोडक्ट एक्स प्रोड्यूस हुआ है ग्राम इक्विवेलेंट की टर्म में तो दूसरा भी क्या होगा? एक्स ग्राम इक्विवेलेंट ही प्रोड्यूस होगा। तो जब आप एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो ये आपस में रिएक्ट करते हैं, इसलिए हम यहां पर इसका यूज कर रहे हैं। अगर रिएक्शन कंप्लीट है तो उस केस में इसके ग्राम इक्विवेलेंट इसके इक्वल होने चाहिए। इनकम्प्लीट है तो इक्वल नहीं होंगे। तो यहां पर हम नेचर ऑफ सॉल्यूशन इसी के बेस पर डिसाइड करें। जिसके ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा होंगे सॉल्यूशन का नेचर वही डिसाइड करेगा। अब हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। यहां पर अगर हम देखें 50 ml ऑफ 0.1 मोलर KOH सॉल्यूशन को हम मिक्स कर रहे हैं 25 लीटर ऑफ 0.1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। यहाँ दोनों का नेचर क्या है?
डिफरेंट है, एक एसिड और दूसरा क्या है, बेस। इसका मीनिंग ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। जब भी सॉल्यूशन आपस में रिएक्ट करते हैं तो हम किसका यूज करेंगे, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो यहां पर हमें क्या करना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने हैं, एसिड के भी और बेस के भी। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड क्या होंगे, वॉल्यूम इनटू नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको वैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर इसकी बेसिटी क्या है, 2 है। तो ये आपको मिल रहा है 5 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम हमने किस में लिया है, मिलीलीटर। ऐसे हम नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के। कितना वॉल्यूम है, 50। यहां भी मोलैरिटी दी हुई है, नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना है तो बैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ बैलेंस फैक्टर क्या है, एक ही OH नेगेटिव आयन दे सकता है, तो 1। यहां पर आपको क्या मिल रहा है, 5 मिलीग्राम इक्विवेलेंट। आप देख रहे हैं जितने मिलीग्राम इक्विवेलेंट एसिड के प्रेजेंट है उतने मिलीग्राम इक्विवेलेंट किसके हैं, बेस के हैं। इसलिए सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल होगा, और न्यूट्रल के केस में पीएच क्या होगी, 7 होगी। अगर N1V1 इक्वल टू N2V2 हो तो उस केस में सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल, पीएच क्या होगी, 7 होगी। सेकंड न्यूमेरिकल, 100 milliliter of 0.1 molar sulfuric acid first titrated with 25 milliliter of 0.1 molar sodium hydroxide, then with X milliliter of 0.1 molar calcium hydroxide solution. Determine X. टाइट्रेशन का मीनिंग होता है कंप्लीट रिएक्शन। एक्चुअल में टाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के बारे में हमें पता होता है और दूसरे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हमें निकालनी होती है यूजिंग रिएक्शन। तो यहां पर हमें कंसंट्रेशन दी हुई है, हमारे लिए यहाँ पर टाइट्रेशन का मीनिंग है रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। अगर रिएक्शन कंप्लीट होगी, एक रिएक्टेंट के जितने ग्राम इक्विवेलेंट कंज्यूम होंगे दूसरे रिएक्टेंट के भी ग्राम इक्विवेलेंट उतने ही कंज्यूम होने चाहिए। यहां अगर आप ध्यान से देखें, ये एसिड है, ये दोनों क्या है, बेस। जब एक से ज्यादा एसिड और एक से ज्यादा बेस हो तो आप ये कह सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑल एसिड must be equal to number of gram equivalent of all base। प्रोसेस में आपने जितने बेस यूज किए, जितने एसिड यूज किए हुए हैं, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होने चाहिए। एक तरफ एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट लेंगे और एक तरफ बेस के। मिलीग्राम इक्विवेलेंट भी ले सकते हैं। तो यहां पर एसिड का वॉल्यूम कितना है, 100 मिलीलीटर। मोलैरिटी आपको दी हुई है 0.1। आपको नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना है तो इसलिए आप क्या करेंगे, इसको बैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका बैलेंस फैक्टर कितना है, 2। क्या कोई और एसिड है इसमें, एक ही एसिड है, तो ये हमने लिखा है H2SO4 के लिए। अब आप इसके लिए देखें 25 इंटू 0.1, यहां पर भी मोलैरिटी दी हुई है, नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना होगा तो बैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने OH नेगेटिव दे सकता है, एक, तो इसका बैलेंस फैक्टर 1 होगा। तो ये हमने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए। यहां वॉल्यूम कितना है, X, यहां भी मोलैरिटी दी हुई है 0.1। कितने OH नेगेटिव आयन दे सकता है, 2, तो इसका बैलेंस फैक्टर 2 है। तो यहां इसको 2 से मल्टीप्लाई कर, ये हमने लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए। इसको सॉल्व कर लें, X की वैल्यू निकाल। तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी रिएक्शन होगी तो उस केस में अगर रिएक्शन कंप्लीट होती है
तो एक रिएक्टेंट के जितने ग्राम इक्विवेलेंट कंज्यूम हुए हैं प्रोडक्ट के भी उतने कंज्यूम होंगे। अगर रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी तो कोई ना कोई लिमिटिंग रिएजेंट होगा। टाइट्रेशन का मीनिंग है कंप्लीट रिएक्शन। इसलिए मैंने यहाँ पर सभी एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट का सम, सभी बेस के ग्राम इक्विवेलेंट का सम उनको इक्वेट किया। इसका यूज कर कर हम x की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल 50 milliliter of 0.2 molar barium chloride solution mixed with 100 milliliter of 0.2 molar sodium sulfate solution. Determine mass of barium sulfate get precipitated. आपने 10th में डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन को जब आप सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन के साथ मिक्स करेंगे तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको बेरियम सल्फेट एज प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इसके जितने ग्राम इक्विवेलेंट कंज्यूम होंगे उसके भी उतने होने चाहिए और उसके इतने ही प्रोड्यूस होने चाहिए। यहाँ पर हमें सबसे पहले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या मिलीग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने होंगे। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इनिशियली। बेरियम क्लोराइड के कैलकुलेट करें 50 इंटू 0.2। बेरियम क्लोराइड का बैलेंस फैक्टर क्या है, साल्ट के केस में जितना पॉजिटिव हो जितना नेगेटिव हो वही बैलेंस फैक्टर होगा। तो यहाँ पर कितना नेगेटिव है, 2 क्लोराइड पर 2 नेगेटिव होगा, तो इसका मीनिंग इसका बैलेंस फैक्टर 2 है। तो 50 इंटू 0.2 इंटू 2, तो 0.2 इंटू 2 क्या होगा 0.4, 0.4 इंटू 50 20। तो 20 मिलीग्राम इक्विवेलेंट इनिशियली प्रेजेंट है बेरियम क्लोराइड के। सोडियम सल्फेट के चेक करते हैं 100 इंटू 0.2, इसका बैलेंस फैक्टर कितना होगा। अगेन ये भी साल्ट है तो यहाँ पर देखेंगे टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव। एक सोडियम के पास +1 है, 2 सोडियम के पास क्या होगा +2, तो इसका बैलेंस फैक्टर 2 है। 100 इंटू 0.2 इंटू 2, 40 मिलीग्राम इक्विवेलेंट इनिशियली सोडियम सल्फेट के प्रेजेंट। प्रोडक्ट इनिशियली बना नहीं है तो बेरियम सल्फेट के मिलीग्राम इक्विवेलेंट इनिशियली क्या होंगे 0। अब हमें फाइनली देखना है। अगर हम फाइनली देखें तो यहाँ पर लिमिटिंग एजेंट कौन है, जिसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट कम होंगे वो लिमिटिंग एजेंट होगा, और लिमिटिंग एजेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं तो इसका फाइनल अमाउंट 0 होगा। अगर ये 20 कंज्यूम हो रहा है तो ये भी कितना कंज्यूम होगा 20, बच कितना गया 20 बच गया। अगर ये 20 कंज्यूम हो रहा है तो प्रोडक्ट के मिलीग्राम इक्विवेलेंट कितने बनने चाहिए 20 बनने चाहिए। तो बेरियम सल्फेट के मिलीग्राम इक्विवेलेंट आपको पता चल गए हैं 20 मिलीग्राम इक्विवेलेंट बने। अब मुझे बेरियम सल्फेट का मास कैलकुलेट करना है। तो बेरियम सल्फेट का मास हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इनटू इक्विवेलेंट मास, इसका हम यूज कर सकते हैं। 20 मिलीग्राम इक्विवेलेंट बने, इसको अगर ग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है तो हमें इसको 1000 से डिवाइड करना होगा। तो इसलिए मैंने लिखा है 20 इंटू 10⁻⁻3। इक्विवेलेंट मास क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास बाय बैलेंस फैक्टर। इसका बैलेंस फैक्टर क्या है, यहां पर देखें ये भी साल्ट है तो जितना पॉजिटिव या जितना टोटल नेगेटिव होगा वही उसका बैलेंस फैक्टर होगा। बेरियम कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, सेकंड ग्रुप से, तो यहाँ बेरियम के पास 2 पॉजिटिव है। या फिर सल्फेट के हिसाब से आप देखें सल्फेट के पास क्या होता है 2 नेगेटिव, तो इसका बैलेंस फैक्टर क्या है 2। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लें, यहाँ पुट कर दें तो आपको मास मिल जाएगा बेरियम सल्फेट का कितना। तो जब भी रिएक्शन हो रही हो तो हम इक्विवेलेंट कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं।